प्यारे बच्चों, आज मैं सबसे पहले दो लोगों के नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने पिछले वीडियोस में कमेंट किए थे और उन्होंने मेरे प्रश्नों के जवाब भी दिए। जिसमें से एक नाम है सनी और दूसरा नाम है उसमें से कुशवाहा शिवम करके। इन दो लोगों ने कमेंट किया है, जवाब दिया है। और इसी तरह से आप लोग भी कमेंट किया करिए, जवाब दीजिए, तो आप लोगों का भी नाम सबके सामने पब्लिकली लिया जाएगा। ठीक है। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में आपको मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था और आज हम उसी के बारे में और आगे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने कल बता दिया था। यदि आपको पता है तो आप लोग बताते जाइए मेरे साथ में। कॉम्प्लीमेंट मीन्स और आपका क्या होता है, पूरक। पूरक का मतलब होता है जो वाक्य के अर्थ को पूरा करे, आपका पूरक होता है। या पूरक का मतलब होता है जो वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट, ठीक है ना, जो वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे, ठीक है, वही आपका जो है क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये बात आप लोगों को पता है, ठीक। ये मैंने आपको कल बता दिया था। अब इसी तरह से फिर मैंने आपको ये बताया था कि कॉम्प्लीमेंट बच्चों दो तरीके के होते हैं। एक तो जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे वो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, क्लियर। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे वो आपका जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पर हमको कौन सा कॉम्प्लीमेंट सीखना है स्पेशली, तो यहाँ पर हमको स्पेशली ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में सीखना है और इसके बारे में आपको जानना है। बाकी जब कभी आपको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा तब मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी बता दूंगा। इसके बारे में केवल आप लोग एक दो बातें समझ लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में सबसे खास बात जो होती है, तो पहली बात तो ये है कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। सबसे पहली बात, ठीक है ना, कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, क्लियर। दूसरा यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद ही दिया जाएगा। ये बात आपको स्पेशल तौर से याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद ही दिया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बातें आप लोगों ने जान ली। अब यहाँ पर समझना है कि जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने में हम लोग कैसे पहचाने कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा, हम लोग उदाहरणों से इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक सेंटेंस लिया कि आई मेड माई फ्रेंड एंग्री, है ना। वैसे ना करना चाहिए किसी को, है ना। आई मेड माई फ्रेंड एंग्री, तो पहले यहाँ पर देखिए कि मैंने अपने दोस्त को नाराज कर दिया, इसका अर्थ यहाँ पर ये है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें आपका जो है सब्जेक्ट आई हो गया, मेड यहाँ पर वर्ब हो गई, माई फ्रेंड यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब मैंने आपको देखो अभी तक कई बातें समझाई हैं। क्या क्या समझाया है कि किसी भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के साथ में मैंने आपको कल बताया था कि डबल ऑब्जेक्ट भी होते हैं। डबल का मतलब आपका एक इनडायरेक्ट होता है और एक आपका जो है डायरेक्ट होता है, ठीक है ना। फिर और उसके पहले वीडियोज में से मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट के साथ में कभी कभी आपका एटसेट्रा वाले वर्ड्स भी दिए जाते हैं, यानी कुछ अदर वर्ड्स भी दिए होते हैं। तो जो मैंने इनके बारे में समझाया था तो ये समझाया था कि जब आपके वाक्य में अन्य शब्द दिए होंगे तो उनको कभी भी हम लोग पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग हमेशा अदर वर्ड्स के रूप में ही लिखते हैं। और मैंने आपको कल ये समझाया था कि जब आपके वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए जाएं तो दो में से किसी एक ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना लेंगे, बाकी दूसरा ऑब्जेक्ट एज इट इज आप लोगों को वर्ब के बाद में ही लिखना है। अब आज आप लोग यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट के बाद आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा तो हम लोग पहली बात तो यहाँ पर इसको कैसे पहचाने कि ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सबसे पहले कैसे पहचाने कि ये दिया गया शब्द आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, कि दिया गया शब्द आपका यहाँ पर ये जो कोई आपका एटसेट्रा का वर्ड है, या यहाँ पर दिया गया शब्द आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो इसको पहचानने के लिए हमको केवल दो शब्दों की अंग्रेजी निकालनी है, केवल
दो शब्दों के अंग्रेजी यदि आप लोग निकालोगे तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। और यदि आप लोग पूरे सेंटेंस का अंग्रेजी निकाल करके समझ सको तो और भी अच्छा होता है। जैसे लिख आई मेड माई फ्रेंड एंग्री, कि मैंने अपने दोस्तों को नाराज कर दिया, ठीक है ना, मैंने अपने दोस्त को नाराज कर दिया। तो बताइए यहाँ पर जो नाराज का संबंध है, तो नाराज का संबंध मुझसे है या मेरे दोस्त से है? मतलब जो है कि नाराज का जो संबंध है, यानी कि आपका नाराज जो हुआ है तो मैं हुआ हूँ कि मेरा दोस्त हुआ है। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि नाराज यहाँ पर कौन हुआ है, मेरा दोस्त हो गया है। इसका मतलब है कि नाराज का संबंध यहाँ पर माय फ्रेंड से है, तो यही आपका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और बच्चों याद रखिएगा कि जब भी आपके वाक्य में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दिया जाए तो उसको आप लोग कभी भी पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए इनको ध्यान रखिएगा कि आप लोग कभी भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को पैसिव के सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लिखेंगे। और जब इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पैसिव में, तो इसको आप लोगों को हमेशा पैसिव में वर्ब के जस्ट बाद में ही लिखना होता है। इसे आप लोगों को हमेशा पैसिव के वाक्यों में वर्ब के बाद में ही लिखना होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से देखिए, जब हम लोग इसके यहाँ पर पैसिव बनाएंगे तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आपका माय फ्रेंड है, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, माय फ्रेंड आ जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है ना। और माय फ्रेंड के साथ में फिर आपको यहाँ पर वर्ब लगानी है बी के रूप। तो बताइए यहाँ पर बी का कौन सा रूप आएगा। बी के रूप मैंने आपको बताया थे, इज होता है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और एक आपका बीन। तो बताइए इनमें से कौन सा रूप आएगा आपका, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे ये टेंस आपका पास्ट में है, और मैंने आपको बताया था जब एक्टिव का वाक्य पास्ट में होता है तो वहाँ पर हमेशा वॉज या वर लगाते हैं। बताए माय फ्रेंड के साथ में आपका क्या लगेगा बच्चों, वॉज लग जाएगा। और फिर इसके बाद मेड की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, मेड शब्द ही होती है। तो माय फ्रेंड वॉज मेड। देखो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट लिखा है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को पैसिव के वाक्यों में हमेशा वर्ब के बाद में लिखना है। ध्यान रखिए, कॉम्प्लीमेंट को पैसिव के वाक्यों में हमेशा वर्ब के बाद में लिखना है। तो मेड के बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो क्या लिख देना भैया, एंग्री वर्ड लिख देना है, ठीक है ना। और इसके साथ में माय फ्रेंड वॉज मेड एंग्री, और इसके बाद आपका क्या जाएगा दोस्तों, बाय मी। इस तरीके से आपका इस पहले वाले वाक्य का पैसिव बन जाएगा। दूसरा देखिए, इसी तरीके से एक वाक्य और मैं भी आपको बता दूं, द टीचर विल अपॉइंट, द टीचर विल अपॉइंट गोलू द मॉनिटर, द टीचर विल अपॉइंट गोलू द मॉनिटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों हुआ कि टीचर गोलू को मॉनिटर नियुक्त करेंगे, टीचर गोलू को मॉनिटर नियुक्त करेंगे। मतलब किसी को यहाँ पर देखो मॉनिटर बनाने की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर बताइए कि मॉनिटर कौन बनेगा, ठीक है ना, मॉनिटर यहाँ पर कौन बनेगा। तो आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा पहचान लिया करिए कि मॉनिटर आखिरकार बनेगा कौन। तो देखिए, तो यहाँ पर मॉनिटर बताइए जो है बनेगा कौन, तो मॉनिटर बनेगा ये गोलू। तो इसका मतलब है कि मॉनिटर का संबंध किससे है, गोलू से है। और जब मॉनिटर का संबंध आपका गोलू से है तो इसका मतलब है कि ये मॉनिटर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लिखा हुआ है ना। और इसको आप लोगों को पैसिव का सब्जेक्ट कभी भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट आपका टीचर है, विल अपॉइंट यहाँ पर आपकी वर्ब हो जाएगी, गोलू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव यहाँ पर इसकी कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि पहले आपका आ जाएगा गोलू। अब देखिए पैसिव में कभी भी चूंकि टेंस का परिवर्तन होता नहीं है, तो जब आपका फ्यूचर में लिखा तो इसको भी आप लोगों को फ्यूचर में ही लिखना होगा, है ना। अब इसके साथ में क्या करेंगे, पैसिव में चूंकि यदि आपका एक्टिव का वाक्य सिंपल प्रेजेंट में होता तो एज एम आर लगाते, यदि एक्टिव आपका सिंपल पास्ट में होता तो वॉज और वर लगाते। बाकी सब में हमको जो कौन सी क्रिया जोड़नी पड़ती है, बी, बीइंग या बीन, तो इसके साथ में आपका कौन सा शब्द आ जाएगा,
बी जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दी गई है। तो गोलू विल बी अपॉइंटेड, इस तरीके से अपॉइंटेड। और जो आपका ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, इस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग हमेशा वर्ब के बाद में ही लिखते हैं। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मॉनिटर आ जाएगा और बाय द टीचर, इस तरीके से इसका हम लोग यहाँ पर पैसिव बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कि यदि किसी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट दिया जाए तो उसका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे। लेकिन यदि आपको मान लो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए कि आपको ये पता ही ना चल पाए कि आखिरकार ये कॉम्प्लीमेंट है कि ये तुम्हारा ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है कि ये तुम्हारे यहाँ पर अदर वर्ड्स है, तो इसके लिए देखिए याद करने का एक आपका तरीका भी है कि आपको मैंने बताया था कि अन्य शब्दों के बारे में, ठीक है ना। जो एटसेट्रा वाले वर्ड्स थे तो आपके वो किस प्रकार के होते हैं ये मैंने बताया था, और वहाँ पर केवल आपको मैंने 3 प्रकार के शब्द ही बताए थे। एक तो मैनर है ना, दूसरा प्लेस, और तीसरा आपका टाइम, ठीक है। यदि आपके किसी वाक्य में इस तरीके के शब्द दिए जाएं अंत में तो समझ लीजिए ये वर्ड्स आपके कैसे होते हैं, एटसेट्रा वाले होते हैं, ठीक है ना। केवल प्लेस सूचक शब्द कभी कभी ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं, तो इस तरीके के भी मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दिए है, ठीक है। तो देखिए एंग्री, एंग्री से क्या आपका यहाँ पर टाइम प्लेस मैनर भी नहीं पता चलेगा, और जो मॉनिटर लिखा है तो मॉनिटर शब्द से भी आपका मैनर प्लेस और टाइम का नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये आपका अन्य शब्द नहीं है। अब देखिए दूसरी कंडीशन आपको यहाँ पर ये समझनी है कि ऑब्जेक्ट के बाद में ये दिया गया शब्द, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मतलब मैं आपकी समस्या को कम करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग ना पहचान पाए कि ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि ये तुम्हारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो आप लोग क्या करेंगे यदि थोड़ा और पहचानना नहीं आ पाता है तो देखिए यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में आपका कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दिया जाए, ठीक है, या ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर आपको जो कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है पहचानने में वाक्य में कि ऑब्जेक्ट के बाद जो दूसरा शब्द दिया गया है ये कर्म है कि यहाँ पर दूसरा शब्द जो दिया गया है ये आपको ये कॉम्प्लीमेंट है। यदि आपको ये पहचानने में दिक्कत है तो याद करिए पिछला वीडियो, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको ये बताया था कि जब एक्टिव के वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो 2 में से किसी भी ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं, बाकी शेष जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम लोग पैसिव में वर्ब के यानी कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में लिखते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब यदि मान लो आपको ये कन्फ्यूजन हो जाए कि कर्म के बाद में दिया गया शब्द कर्म है कि आपका यहाँ पर ये पूरक है, तो इस समस्या से बचने के लिए आप लोग केवल वर्ब के बाद में दिए गए पहले शब्द को अकेले पहचान लीजिए कि पहला शब्द तो आपका कर्म होगा, ठीक है। और जब ये पहला शब्द आपका कर्म है तो केवल पहले शब्द को ही आप पैसिव का सब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। केवल पहले शब्द को ही आप पैसिव का सब्जेक्ट बनाइए। यदि आपको ये पहचानने में दिक्कत है कि दूसरा शब्द ऑब्जेक्ट है कि दूसरा शब्द आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो केवल पहले शब्द को पैसिव का सब्जेक्ट बना लीजिए, और ये जो दूसरे वाले शब्द दिए होते हैं इन दूसरे शब्दों को हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद में लिख दीजिए, क्योंकि जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको भी हमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद में लिखना है, और आपका जो कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसको भी हमको मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म के बाद में ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गलती करने से बच जाएंगे। केवल आपको ये पहचानना है कि जो दूसरा शब्द है ये दूसरा शब्द कहीं समय सूचक तो नहीं है, दूसरा शब्द आपका कहीं स्थान सूचक तो नहीं है, या दूसरे शब्द से कहीं काम करने का तरीका तो नहीं पता चल रहा है। यदि इतना केवल आप लोग पहचान गए तो समझ लीजिए आपको बनाने में दिक्कत एक भी नहीं होगी, ठीक है। लाइए मैं आपको 1-2 उदाहरण और भी लिख देता हूं, आपको दोनों तरीके के आप लोग पहचानिए और इनको बनाइए, ठीक है।
देखिए बेटा, ये यहाँ पर आपके वाक्य लिखे, अब इनको पहले एक बार समझ लीजिए। लिखा है यू कैन कॉल मी योर ब्रदर नाउ, कि तुम मुझको अब अपना भाई बुला सकते हो। अब जब हम लोग इस वाक्य की पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना है, ठीक है। तो यदि आप लोग इसको देखेंगे तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कैन कॉल आपकी वर्ब के तौर पर लिखा है, यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, मी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये जो योर ब्रदर लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट है कि ये आपका अदर वर्ड है कि ये आपका यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है। अब जैसे मान लो आप लोग इस बात को ना पहचान पाओ, ठीक है ना, तो इसके बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग इतना के लिए पता लगा लीजिए कि योर ब्रदर यहाँ पर क्या कोई समय सूचक शब्द है, तो नहीं है। क्या ये कोई स्थान सूचक शब्द है, नहीं है। तो क्या यहाँ पर आपके तरीका बताने वाला शब्द है, तो भैया ये तरीका बताने वाला भी शब्द है नहीं है। इसका मतलब है कि मी के बाद आपका यहाँ पर जो योर ब्रदर लिखा हुआ है यह इस वाक्य में या तो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट होगा या तो इस वाक्य में यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक। अब मान लो आपको इतना तो पता चल गया कि ये शब्द आपका या तो ऑब्जेक्ट है या तो आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो बाकी का वाक्य आप लोग बड़ी आसानी से बना लोगे। तो बाकी का वाक्य जब लोग आप इसको बनाएंगे तो इसका कुछ वाक्य इस तरीके से बच्चों आ जाएगा कि पहले वाले का कि आपका यहाँ पर आई, क्योंकि हमको फिर पहले शब्द को अकेले सब्जेक्ट के तौर पर लिखना है और दूसरे वाले शब्द को यहाँ पर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद में लिखना है। यदि इतना पता चल गया है कि ये शब्द या तो कॉम्प्लीमेंट है या तो आपका यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले तो आई आ जाएगा, आई के बाद में कैन बी, आप लोगों को पता होगा है ना, कॉल्ड, इसके बाद में अब देखिए मुख्य क्रिया के बाद में आपको पहले किसको लिखना पड़ेगा, योर ब्रदर शब्द को, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा योर ब्रदर और बाई यू, और ये जो आपका नाव लिखा तो नाव आपका एज इट इज आ जाएगा। ये तब की कंडीशन में जब आपको इतना पता चल जाए कि ये तुम्हारा यहाँ पर अदर वर्ड नहीं है बल्कि ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट है या तो आपका ऑब्जेक्ट है, तो वाक्य इस तरीके से बना लोगे, आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि यह क्या है, तो लिखा क्या है कि तुम मुझको अपना भाई बुला सकते हो, तुम मुझको अपना भाई बुला सकते हो, अर्थात अपना भाई शब्द किसके लिए लगा हुआ है, मुझको, आप लोग समझिए। तो मैं मुझको अपना भाई बुला सकते हो अर्थात अपना भाई शब्द यहाँ पर किसके लिए, मी के लिए लिखा है। जब ये मी के लिए है तो इसका मतलब है कि यह यहाँ पर योर ब्रदर आपका इस ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। इस तरीके से आप लोग इसको बना लेंगे। देखिए बेटा, जब हम लोग दूसरा वाक्य बनाएंगे यहाँ पर दूसरा क्या, सी हैज़ गिवन यू हर बुक जस्ट नाउ, इसमें भी आपको मान लीजिए नहीं पता कि ये शब्द क्या है, जैसे ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर हर बुक शब्द क्या है ये आपको नहीं पता। जस्ट नाउ तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये आपका क्या है, समय सूचक शब्द है, ठीक अभी अभी है कि तुमने ठीक अभी अभी, मतलब उसने तुमको ठीक अभी अभी अपनी पुस्तक दी है, इस तरीके का इसका सेंस निकलेगा, इसका अर्थ आ जाएगा। अब आपको ये नहीं पता कि ये आपका है क्या, तो आप लोग इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये तो वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो आप लोग केवल इसको सब्जेक्ट के तौर पर लिख दीजिए तो बन जाएगा यू, है ना। और जब हैज होता है तो हैज, ये हैव आएगा, तो यू आपका प्लूरल नंबर में काउंट होता है तो यहाँ पर हैव लगा देंगे, और इनके साथ में कौन सा शब्द लगाना पड़ेगा बच्चों, बीन। तो यू हैव बीन, और इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन लिख लेंगे, एज इट इज थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए ये आपका अन्य शब्द तो नहीं है, ये तो आपको पता चल गया क्योंकि कोई समय सूचक नहीं है, स्थान सूचक भी नहीं, प्लस इससे इस देने का तरीका भी नहीं पता चल रहा है, तो इसको आप लोग कहाँ पर लिख देंगे, गिवन के जस्ट बाद में, ठीक है। हर बुक आ जाएगा, इसके बाद आपका बाय हर और जस्ट नाउ की जगह आपका जस्ट नाउ एज इट इज लिख दिया जाएगा। क्लियर, आपको बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि यह है क्या, कॉम्प्लीमेंट है कि आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका अर्थ ये है कि उसने तुमको अपनी पुस्तक दी, ठीक है ना। अब बताइए अपनी पुस्तक का संबंध किसी से है, नहीं है, ठीक है ना। अपनी पुस्तक का संबंध यहाँ पर न तो यू से है और न तो यहाँ पर सी से होगा, मतलब केवल आपको सी की तरफ आना नहीं, केवल आपको यहाँ ऑब्जेक्ट में ही सारी चीज़ें पहचाननी है कि अपनी पुस्तक का संबंध यू से नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हर बुक जो लिखा है तो आपका दूसरे ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर
तुम मुझको अपना भाई बुला सकते हो। तो देखो अपना भाई शब्द आपका किसके लिए था, मी के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर हर बुक का संबंध यू से नहीं है, तो यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट के तौर पर नहीं है, बल्कि एक दूसरे ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला लिखा है योर मेथड क्लियर्स माई डाउट्स वेरी वेल डेली, ठीक है ना। तुम्हारा तरीका क्लियर्स मतलब क्लियर करता है माई डाउट, मेरे डाउट को, वेरी वेल बहुत अच्छी तरह से डेली। अब आप लोग पहले पहचानिए कि इसमें ये तो आपकी यहाँ पर वर्ब है, योर मेथड आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, माई डाउट यहाँ पर आपका जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बचा क्या, वेरी वेल डेली। तो ये शब्द आपका क्या है, ठीक है ना, क्या ये शब्द आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, क्या ये शब्द आपका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, या ये शब्द यहाँ पर आपके एटसेट्रा वाले हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं वेरी वेल डेली कि तुम्हारा तरीका मेरे डाउट प्रतिदिन बहुत ही अच्छे तरह से जो क्लियर करता है। आपका तरीका मेरे डाउट प्रतिदिन बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर करता है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रकार से डाउट क्लियर करने का तरीका बताया गया यहाँ पर वेरिएबल। तो इससे आपका केवल मैनर का पता चलता है। जब इससे मैनर का पता चलता है तो ये तुम्हारा यहाँ पर ना तो कॉम्प्लीमेंट है, ना तो यहाँ पर आपका ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, तो यह बल्कि यहाँ पर ये एटसेट्रा वाले वर्ड्स हैं। तो इसलिए इनको हम लोग जस्ट लास्ट में लिखेंगे। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो कुछ इस तरीके से होगा कि माई डाउट, ठीक है। और देखिए आपका क्लियर से लिखा है, क्लियर का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि क्लियर के साथ में एस लगा तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो माई डाउट के साथ में यहाँ पर आपको इज लगाना पड़ेगा, ठीक है। और क्लियर की यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म भी लिखनी होगी, तो क्लियर्ड हो जाएगा। और आगे बाय योर मेथड और आपका वेरी वेल डेली, इस तरीके से इसको हम लोग बना ले जाएंगे। अगला देखें लास्ट तीसरे नंबर का लिखा है, जो आपका यहाँ पर चौथे नंबर का, गोपाल टोल्ड अस द सीक्रेट ऑफ लाइफ, ठीक है। गोपाल ने हमको जीवन का रहस्य बताया, गोपाल ने हमको जीवन का रहस्य बताया। तो यहाँ पर टोल्ड आपकी देखिए वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब जो लिखा द सीक्रेट ऑफ लाइफ है, क्या ये तुम्हारा अदर वर्ड है, क्या ये आपका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका यहाँ पर ये जो है एक प्रकार का दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसको पहचानना है, तो इसको पहचानने के लिए तो ज़रूरी बच्चों ये है कि आपको पहले थोड़ा सा इसका अर्थ निकाल लीजिए कि गोपाल दास ने हमको जीवन का रहस्य बताया, गोपाल ने हमें जीवन का रहस्य बताया। तो बताइए यहाँ पर पहली बात तो जो है किससे बताया, अस मीन्स हमें बताया, ठीक है ना। क्या बताया, तो जीवन का रहस्य बताया। तो आप लोग यदि क्या, जैसे यहाँ पर इसका अर्थ निकालने, ये ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक तरीका मैंने और भी बताया था कि क्रिया के साथ में, समझे, कि क्रिया यानी कि वर्ब के साथ में जब आप लोग क्या, किसे, किसको से जो है प्रश्न करते हैं, तो आपको यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट के बारे में से पता चल जाता है। तो आप लोग इसका थोड़ा सा अर्थ निकाल लीजिए कि क्या बताया, तो जीवन का रहस्य बताया, किसे बताया, हमें बताया, ठीक है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ये भी आपका यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है। तो इसमें से किसी को भी आप पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं। इस तरीके से पैसिव का सब्जेक्ट बच्चों कुछ ये बनेगा कि वी, देखिए टोल्ड लिखा है, सिंपल पास्ट का वाक्य, चूंकि टोल्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, वी के साथ वर, वी वर टोल्ड, ठीक। इसके बाद जब यहाँ पर ये अस लिखा है, अस आपका पहला वाला ऑब्जेक्ट है, और पहले ऑब्जेक्ट को जब हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर लिख दिया है, तो ये जो बचा है आपका दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है। और दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पर लिखते हैं भाइयों, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा मेन वर्ब के बाद में लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सीक्रेट, ठीक है ना, द सीक्रेट ऑफ लाइफ। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखो आप लोगों को मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे आप लोग कॉम्प्लीमेंट पहचानेंगे, कैसे आप लोग ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, कैसे आप लोग एटसेट्रा वाले वर्ड्स पहचानेंगे। और यदि इसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल भी परेशान भी ना होइए, आपको केवल एक सिंपल सा काम कि कमेंट करना है, ठीक है।
देखिए बेटा, यहाँ पर आपके 5 सेंटेंसेस लिखे हैं और इन सेंटेंसेस की आप लोगों को पैसिव वॉइस बनानी। क्लियर? मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के सुना दूँ, यदि शायद विजिबिलिटी अच्छी ना हो तो। पहले लिखा है गीता हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी, कि गीता गरीबों तथा ज़रूरतमंदों की सहायता करती है। ठीक है। करण हैज़ टू डू दिस वर्क, कि करण को यह काम करना है। तीसरा है माई मदर इज़ टीचिंग अस द एसेंस ऑफ लाइफ, कि माई मदर इज़ टीचिंग, कि मेरी माँ पढ़ा रही अस हमको द एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन के सारे तत्व, कि मेरी माँ हमें जीवन के सारे तत्व सिखा रही है। आई शैल नॉट मेक योर सन वीक एट एनी रेट, आई शैल नॉट, मैं कमज़ोर नहीं होने दूंगा, योर सन, तुम्हारे पुत्र को, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, कि किसी भी कीमत पर मैं आपके बेटे को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली कैन किल दैम, कि इस परिवार के लोग उनको मार सकते हैं। इस तरीके से आपके 5 वाक्य लिखे हैं। इन 5 वाक्यों के पैसिव वॉइस आप लोगों को बनाना है। ठीक है। और यदि आप इन 5 के पैसिव वॉइस बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक बुद्धिमान और जागरूक छात्र हैं और आप रेगुलर रूप से वीडियोस को देख रहे हैं। और यदि आप नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई साहब आप केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि आप इन 5 वाक्यों को नहीं बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं केवल आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आपको लगता ज़रूर है कि टीचर आपके सामने फिजिकली रूप से प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप लोग ये भूल गए हैं कि जो टीचर अध्यापक आपको पढ़ा रहा है तो केवल आपके लिए पढ़ा रहा है। ठीक है ना? इससे आपका ही बेनिफिट होना है और आप अपने जीवन के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। और यदि आप कर रहे हैं तो आप खुद के लिए एक गद्दार साबित हो जाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप 5 वाक्य बनाइए, मैं आपके नाम ज़रूर लूँगा अगले आने वाले वीडियो में।